चलो जी, कल कहाँ तक पढ़ाया था? रजिस्टर के अभिलाक्षणिक है हाँ भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं, कल मैंने बताया था ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। ट्रांजिस्टर के लिए विभव और धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं और एक निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक की परिभाषा यूं है कि निर्गत विभव के मान नियत रखकर निवेशी विभव और निवेशी धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ क्या कहलाते हैं? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। देखो पहले तो यूं याद रख लो, विभव और धारा के मध्य निवेशी शब्द है, तो निवेशी शब्द जोड़ो, तो निवेशी विभव और निवेशी धारा के मध्य के खींचे गए ग्राफ क्या कहलाते हैं? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें एक कंडीशन है कि निर्गत विभव का मान नियत रखते हुए खींचना है। निर्गत विभव का मान नियत रखते हुए निवेशी विभव और निवेशी धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ क्या कहलाते हैं? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। फिर आ जाओ निर्गत अभिलाक्षणिक। ये ग्राफ निर्गत विभव और निर्गत धारा के मध्य खींचे जाएंगे, ठीक है। निवेशी धारा इसमें नियत रखी जाती है। तो अब निवेशी निर्गत बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, आगे बढ़ाएंगे तब समझ में आता चला जाएगा। ये ग्राफ सबसे पहले निवेशी धारा का मान नियत रखकर निर्गत विभव और निर्गत धारा के मध्य खींचे जाते हैं। दोनों आगे आएंगे और डिटेल आता चला जाएगा, तब समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बोल देना। अब अपन चलते हैं उभयनिष्ठ आधार अभिलाक्षणिक वक्र। देखो भाई, सबसे पहले तो इसका सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम आना चाहिए, बाकी तो सब सरल है। इसका नाम से स्पष्ट है। कॉमन किसको करोगे तुम? आधार को, तो उभयनिष्ठ आधार लेना है अपने को। तो सबसे पहले तो सर्किट बनाने का तरीका ये है, ये ट्रांजिस्टर बना दिया, आधार को कॉमन करना है। पीएनपी पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे सिलेबस के अनुसार, ये पी एन पी हो गया, यहाँ तक कर ही लेते हो। ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? कल ही बताया था। ये धारा आई ई हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ये अंदर की ओर हो जाएगी। ये धारा किधर हो जाएगी? आई सी, ये बाहर की ओर। ये आई बी भी किधर हो जाएगी? बाहर की ओर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आई सी जो बहती है वो मिली एम्पियर में बहती है, तो इसका मापन मिली एमीटर से कर लिया जाएगा। आई ई का मापन भी किससे होगा? मिली एम्पियर से। ये मिली एम्पियर। यहाँ तक भी क्लियर है? अब हमने क्या काम करना है, यहाँ 2 वोल्ट मीटर जोड़ दो, एक वोल्ट मीटर तो यहाँ जोड़ दो, ये, और 1 वोल्ट मीटर यहाँ जोड़ना है अपने को, ये वोल्ट मीटर यहाँ। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये संधि ईबी संधि है, अग्र बायस में होगी सक्रिय क्षेत्र के लिए, और वो संधि कौन से बायस में होगी? प्लस बायस में। अग्र बायस में कैसे दोगे? पी को तो पॉजिटिव से और एन को, तो पी को पॉजिटिव से लेना है, ये लो जी, ये पॉजिटिव बैटरी लेते हैं इसलिए, ये नेगेटिव, ये पूंजी हो गई। और यहाँ से विभव परिवर्तक तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि विभव में परिवर्तन करेंगे तभी तो अभिलाक्षणिक वक्र खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो। तो ये माइनस में है, अपने पास विभव परिवर्तक बना दिया जाता है। तो ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। ये पी हो गई, ये R1 हो गया। R1 का मतलब विभव परिवर्तक हो गया। अब अपने पास चलो उधर, वो संधि कौन से बायस में देनी है? पश्च बायस में। पश्च बायस में कैसे दोगे? पी को नेगेटिव से जोड़ेंगे। पी को नेगेटिव से जोड़ोगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, विभव परिवर्तक आएगा इस पर। ये पी हो जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बस बाकी ऐसा कैसा खींच दो,
ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये K हो गई K2 और ये R2 लिख देना इसको। अब आ जाओ, अभी और बचा है काम, यहाँ से चले, ये प्लस है तो एमीटर श्रेणी क्रम में होता है तो प्लस से प्लस जुड़ता है, बचा हुआ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से प्लस जुड़ता है एमीटर में। फिर यहाँ से भी चलो, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये इसका काम हो गया। वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तो देखो एक बार ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपने पास। यहाँ तक तो आ गया समझ में। ये जो बीच वाला कॉमन होता है इसको अर्थ भी कर देते हैं और ये लिख दिया कॉमन, ठीक है ना, ये उभयनिष्ठ हो गया। इससे कॉमन के इधर का पूरा ही परिपथ ये निवेशी परिपथ कहलाता है और इधर का पूरा ही परिपथ क्या कहलाता है निर्गत कहलाता है। ये निवेशी और निर्गत की परिभाषा। इस साइड का सर्किट जो होगा वो निवेशी सर्किट हो जाएगा, उस साइड का क्या हो जाएगा निर्गत परिपथ हो जाएगा। अब सवाल उठता है ये वोल्टमीटर किसके बीच का विभव नापेगा, ये बताओ सर को। E और B के बीच का, तो क्या आएगा बताओ, VEB हो जाएगा अपने पास। ये हो गया VEB हो गया। वो वोल्टमीटर किसके बीच का जोड़ेगा, C और B के बीच का, क्या लिखोगे बताओ, VCB हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब निवेशी विभव बताओ कौन सा है, VEB। निर्गत विभव कौन सा है, निवेशी धारा कौन सी है और निर्गत धारा कौन सी है। ये मत बोलना ये कॉमन होती है, इसका तो कोई महत्व नहीं है अपने। अब तो आ गया निवेशी और निर्गत का सारा कौन निवेशी कौन निर्गत है, क्लियर है। डायग्राम बन गया, पूरा मेकअप कंप्लीट है इसका, ठीक है। और ये जरूर इतना सा इसको और लिख देते हैं कि VE ब्राइडल मेकअप है लड़कियों के साथ, ये VBB VCC ये लिखा जाता है इसको VCC, ठीक है ना, उसी से जुड़ा हुआ है इसलिए VCC और ये VEE, ठीक है। सबसे पहले अब लिखने का तरीका क्या है, तो परिभाषा यहाँ से लिखी जाएगी। ये अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार विन्यास काम में लिया जाता है, लिख दोगे। उसके बाद में अपने को क्या लिखना है कि हाँ उभयनिष्ठ आधार विन्यास काम में लिया जाता है। अब यहाँ की थ्योरी लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ की थ्योरी कैसे लिखोगे, निवेशी विभव VEB तथा निर्गत विभव VCB का मापन वोल्टमीटर से किया जाता है। निवेशी धारा IE और निर्गत धारा IC इन दोनों का ही मापन किससे किया जाता है, मिली एमीटर से किया जाता है। बस यही दो लाइनें हैं थ्योरी की, कुछ नहीं है। एक तो पहले तो ये लिख दिया कि इसमें उभयनिष्ठ आधार विन्यास काम में लिया जाता है। फिर निवेशी और निर्गत विभव के लिए बोल दो कि निवेशी विभव VEB और निर्गत विभव VCB का मापन वोल्टमीटर से किया जाएगा और निवेशी धारा IE और निर्गत धारा IC का मापन मिली एमीटर से किया जाता है। ये इसकी खुद की थ्योरी तो इतनी ही है। आगे अपन चलते हैं फर्स्ट नंबर, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। देखो जी, अब पहले इसकी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या लिखोगे, निर्गत विभव कौन सा है, VCB, तो ये यहाँ से लिखनी है। निर्गत विभव VCB का मान नियत रखते हुए निवेशी विभव VEB और निवेशी धारा IE के मध्य खींचे गए ग्राफ है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। और वैसे भी निवेशी अभिलाक्षणिक की थोड़ी देर पहले परिभाषा बताई थी, इसके बीच में खींचे जाएंगे
निवेशी विभव और निवेशी धारा के मध्य खींचे जाएंगे। और नियत कौन रहेगा? निर्गत विभव के मान नियत रखकर इनके मध्य ग्राफ खींचे जाते हैं। ये ग्राफ ऐसे आते हैं, वे ग्राफ पे याद रखने चाहिए। ग्राफ से स्पष्ट है कि क्या लिखोगे? विभव, हाँ ये लिख देना। निवेशी विभव के प्रारंभिक मानों पर आई के मान में काफी धीरे वृद्धि होती है, परंतु उसके पश्चात काफी तेजी से वृद्धि होने लगती है। इतना ही लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना है। ये लिख दिया इसका वर्णन। उसके बाद में निवेशी प्रतिरोध की परिभाषा पूछी जाती है। प्रतिरोध का सूत्र बोल दो। R बराबर क्या होता है? इसमें सब जगह जो है ना निवेशी शब्द जोड़ो। क्या लिखोगे? निवेशी विभव में परिवर्तन तथा निर्गत विभव में परिवर्तन का अनुपात किसके बराबर होता है? निवेशी प्रतिरोध के। इसमें गतिक प्रतिरोध ही चलता है, स्थितिक लेते ही नहीं है, तो इसलिए परिवर्तन लिख दिया जाता है। तो निवेशी विभव में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन का अनुपात किसके बराबर होता है? निवेशी प्रतिरोध के बराबर। तो क्या लिखोगे बताओ? डेल्टा VEB अपॉन क्या आएगा? डेल्टा IE। ब्रैकेट के बाद ये भी लिखना पड़ेगा, नियत किसको रखा था तुमने? VCB को नियत। बस ये काम करना होता है। तो निवेशी अभिलाक्षणिक में पहले परिभाषा लिख दी, फिर ग्राफ का वर्णन कर दिया, उसके बाद में ये कैसे याद रखना है? 3 है ना? वो यूं याद रखो। तुम बोलोगे भाई बढ़ते हुए क्रम में नहीं लिखा है सर ने, भाई 0 2 4 ऐसे नहीं लिखा है, क्योंकि ग्राफ यूं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसको यूं मानो, इनमें सबसे ज्यादा विभव कौन सा है? 0। विभव सबसे ज्यादा कौन सा है इनमें? 0। सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम वाला पहले आएगा, फिर ज्यादा वाला, फिर ज्यादा वाला। आगे बात समझ में? ये माइनस में क्यों आया है उसको यहां से समझाता हूं। यहाँ प्लस माइनस है, वहां क्या है? उल्टा है कि नहीं है अपने पास? देखो ये प्लस माइनस है, वो क्या है? तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। मतलब ये कहें कि इस सेल की तुलना में उसकी ध्रुवता उल्टी है कि नहीं है? उल्टी है, चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में लिखा है मैंने, घटते हुए क्रम में नहीं लिखा है। अगर मान लो ये प्लस में होता तो क्या लिखता फिर मैं? यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 4। अब कहीं दिमाग में भाई -2 और -4 ये रटने हैं क्या? कुछ ही रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दर्जे जो लिख दो सब सही है। चाहो तो 0 -2 4 -4 लिख दो। कोई -4 -8 भी लिख सकता है, -5 -10 भी लिख सकता है, -1 -2 भी लिखा जा सकता है। इनका कोई मतलब नहीं है, केवल ये शो करना होता है कि ग्राफ कैसे बनते हैं अपने पास, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अरे राहुल ये दूसरा नंबर कैसे जोड़ना है? इसमें तू जुड़ा हुआ तो है, फिर दूसरा नंबर क्यों? ये इन्होंने बना रखा है ताकि अपने पास इसका एक्चुअल नेचर आ जाए, उसका रिजल्ट भी है। अगर तुम लोगों ने उसमें परिवर्तन कर दिया तो वहां से परिवर्तन करते थोड़ा सा इनमें भी परिवर्तन होने लगता है, तो इनकी जो रियल नेचर है वो अपने पास बदल गई कि नहीं बदल गई, इसलिए उसको कांस्टेंट रख लिया जाता है ताकि इसका एक्चुअल नेचर पता चल जाए कि इनमें कैसे रिलेशन आता है। ये बात है। चलो भाई अब आते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक। ये उससे कठिन है, निवेश में तो सरलता है।
देखो भाई ग्राफ तो याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाओ परिभाषा। परिभाषा कैसे दोगे? निवेशित धारा, ये देखो कौन सी धारा ली मैंने? निवेशित धारा आई ई के मान नियत रखकर, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, केवल निर्गत विभव वीसीबी और निर्गत धारा आईसी के मध्य खींचे गए ग्राफ क्या कहलाते हैं? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। तो निर्गत अभिलाक्षणिक की परिभाषा आगे समझ में कैसे क्या करोगे? निर्गत विभव और किसके बीच में खींचे जाएंगे? निर्गत धारा के मध्य खींचे जाएंगे। मान किसका नियत रखा जाएगा? निवेशित धारा का मान नियत रखकर इनके मध्य ग्राफ खींचे जाते हैं। ये ग्राफ खींचा है, ठीक है ना। वीसीबी और आईसी के मध्य खींचे गए ग्राफ से स्पष्ट है कि 3 पॉइंट लिखना होते हैं, कारण 3 क्षेत्रों का वर्णन करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? इससे ज्यादा वाला सक्रिय क्षेत्र लिख देंगे। आई ई का मान 0 से अधिक रखने पर, कुछ ही नहीं यहीं से लिखना है। आई ई का मान 0 से अधिक रखने पर ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में कार्य करता है? सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। इस समय आई ई का मान लगभग आईसी के बराबर हो जाता है। कैसे? जब अगर यहाँ से तुम लंब डालोगे ना तो वो 6 है, तो ये भी लगभग कितनी आएगी? 6 ही आ जाएगी। वो 6 मिली एम्पियर है, आईसी का मान भी कितने पर आएगा? 6 पर ही। तो सक्रिय क्षेत्र में आईई और आईसी लगभग बराबर हो जाती है। एक लाइन तो ये लिख दोगे, क्या लिखोगे? कि आईई का मान 0 से अधिक रखने पर ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। इस स्थिति में आईई व आईसी लगभग बराबर हो जाती है। आगे इसका लिखो, कैसे लिखोगे? कुछ नहीं लिखना होगा, सरल है। आईई का मान 0 से कम करने पर ट्रांजिस्टर अंतर क्षेत्र में कार्य करने लगता है, बस ये लिखना है। इसको कैसे लिखोगे? संतृप्त क्षेत्र को ये 0, ये -2। वीसीबी को ऋणात्मक करने पर ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में कार्य करता है? संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। तो लिखना तो बहुत सरल, ग्राफ याद होना चाहिए। समझाने का तरीका मैं बता देता हूँ भाई, ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ है। बाकी लिखने का तरीका आ गया। आई का मान 0 से अधिक होने पर किस में करेगा? 0 से कम होने पर, और वीसीबी को ऋणात्मक करने पर। तीनों लिख दोगे। अब आ जाओ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले आई का मान 0 से ज्यादा रखते हैं, ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में कार्य करता है? आई का मान 0 से ज्यादा है, इसका मतलब ये सेल अग्रवाइज में है, वो किस में है? अभी तो 0 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा आई का मान? ये अग्र में, ये पश्चिम में। पहली संधि अग्र में, दूसरी संधि पश्चिम में। ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में होता है बताओ? सक्रिय। हो गया। आई का मान पहले तो 0 करो। कैसे करोगे आई का मान 0? इसका मान 0 कैसे करोगे? सेल हटा दो, सेल हटाते क्या हो गई? 0। अब अपन इसके लिए तो ये कहते हैं कि आई का मान ऋणात्मक करने पर 0 से भी कम करेंगे, तो 0 से कम का मतलब माइनस में करना पड़ेगा। आई को माइनस में कैसे करोगे अपने को? इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके ये माइनस पे हो गया, ये किस पे हो गया? उल्टा करके ये संधि पश्चिम में चली गई कि नहीं चली गई? पहले किस में थी ये, अब किस में चली गई? वो पहले किस में थी? दोनों ही पश्चिम में है, दोनों पश्चिम में। और ट्रांजिस्टर किस में काम करता है बताओ? अंतर क्षेत्र। आ गया कि नहीं आ गया अंतर क्षेत्र? ये कटो, ठीक है, इसलिए अंतर क्षेत्र कहते हैं। तीसरा आ जाओ, इसका लिखना है तो समझना है, तो पहले वीसीबी को 0 करो। वीसीबी को क्या करना पड़ेगा? वीसीबी अब पहले वापस आकर मैं लिया था ये वीसीबी को 0 कैसे करोगे बताओ? सेल हटा दिया, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, चित्र में देखो, वीसीबी को 0 कर दिया अपन ने, हटा दिया मान लो सेल, फिर भी धारा 0 हो रही है क्या? आईसी नहीं हो रही, कहाँ हो रही है? देख लो, वीसीबी का मान 0 पर आईसी का मान 0 नहीं हो रहा है। देख लो, आईसी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। अब सवाल उठता है कि वो सेल हटा दिया फिर भी आईसी प्राप्त हो रही है, तो कहाँ से आ रही है फिर वो धारा? ये आई की दे रही है, इधर से धक्का दे रही है अपने पास। आ गया? तो अपने को इसमें को समझे कि आईसी को शून्य करने, इसको वीसीबी को शून्य करने पर भी आईसी का मान शून्य नहीं होता है। तो आईसी को शून्य करने के लिए वीसीबी को क्या करना पड़ेगा भाई? वीसीबी को 0 कर दिया पर इसका मान 0 नहीं हुआ, तो कैसे 0 करें इसको?
उल्टे करके देखो एक बार भाई, पहले तो सीधा था तो धारा आईसी थी, जी हटा दिया तो भी नहीं थी, तो आईसी को जीरो करना चाहते हैं अपन, तो आईसी को जीरो करें तो सेल को उल्टा करते हैं, उल्टा किया है इसको, ये माइनस 25 से किसमें आ जाएगा ये अग्र में, और जैसे ही उल्टा करते हैं ना इसी को ऋणात्मक करते हैं, आईसी का मान तुरंत जीरो हो जाता है, -2 वोल्ट पर जीरो हो गया। अब वो संधि भी अगर में, ये भी अगर में, ट्रांजिस्टर कौन क्षेत्र में कहलाता है, संतृप्त क्षेत्र में कहलाता है। ये कोई नियम नहीं है -2 याद रखो, -5 कुछ भी लिख देना अपने पास, ये मान के अपने मन से लिखे जा सकते हैं। आ गया समझ में अपने पास? समझाने के हिसाब से इतनी रामायण है अगर बस से, बाकी तो 3 लाइनें लिख दी है, बाकी कुछ नहीं लिखना। ये हो गया। आगे अपन चलें, निर्गत प्रतिरोध की क्या परिभाषा होगी बोलो? निर्गत विभव में परिवर्तन और निर्गत धारा में परिवर्तन का अनुपात निर्गत प्रतिरोध के क्या लिखोगे बताओ? R आउटपुट बराबर डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC कौन नियत? IE नियत। आ गया? ये इसका काम खत्म। आगे एक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। एक टॉपिक और है इसका, ये पूरा नहीं हुआ है। धारा लाभ अल्फा से लिखते हैं इसको। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, फिजिक्स में पूरी में और इस पार्ट में भी, जहाँ कहीं भी लाभ शब्द आ जाए, चाहे वो धारा लाभ हो, चाहे वोल्टता लाभ हो, चाहे शक्ति लाभ हो, या फिर जहाँ कहीं भी प्रवर्धन आ जाए, जैसे धारा प्रवर्धन, वोल्टता प्रवर्धन, शक्ति प्रवर्धन, ये दोनों शब्द लाभ और प्रवर्धन एक ही बात है। लाभ का मतलब बढ़ाना, कोई चीज बढ़ गई तो लाभ हो गया, और प्रवर्धन का मतलब भी क्या होता है? बढ़ जाना। तो प्रवर्धन आ जाए चाहे लाभ आ जाए, परिभाषा हमेशा ही निर्गत बटे निवेशी रहेगी। परिभाषा हमेशा ही क्या रहेगी? निर्गत बटे निवेशी। इसको यूं भी समझ लो कि जैसे मान लो कि इसने 100 रुपए का गधा खरीदा और 150 रुपए में बेच दिया, तो अपने पास अगर लाभ का गुणांक देखना हो तो 150 बटे 100 कर दो, 1.5 गुना कर लिया इसने अपनी पूंजी को, दे दो, है ना? बड़ा व्यापारी बन सकता है गधों इस हिसाब से। तो 150 बटे 100 हो गया। तो इसमें अपने को क्या करना है? निर्गत बटे निवेशी। तो जहां कहीं भी फिजिक्स में अपने पास लाभ शब्द आ जाए या प्रवर्धन शब्द आ जाए तो कुछ नहीं करना है, शुरू में जो शब्द जुड़ा हुआ है ना उसके आधार पर परिभाषा देते हैं। जैसे क्या लोगे इसकी परिभाषा? निर्गत धारा तथा निवेशी धारा का अनुपात धारा लाभ कहलाता है। अगर शक्ति लाभ हो तो निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति का अनुपात हो जाएगा। अगर वोल्टता लाभ हो तो निर्गत वोल्टता तथा निवेशी वोल्टता का अनुपात है किसके बराबर हो जाएगा? वोल्टता लाभ के बराबर। तो क्या लिखेंगे इसको? अल्फा। निर्गत धारा तथा निवेशी धारा का अनुपात। निर्गत धारा कौन सी है सर्किट में? आईसी। निवेशी धारा कौन सी है? तो अल्फा। दो है भैया, तो स्थैतिक, ये स्थैतिक, ये हो जाएगा IC अपॉन IE। इसको DC भी लिखते हैं, और एक अल्फा होता है गतिक, इसको AC भी लिखते हैं। ये डेल्टा IC इतना जानते हो तुम सब, डेल्टा IE हो जाएगा। AC और DC क्यों लिखा है? DC का मतलब मान नियत होता है, AC का मतलब बदलता रहता है, ये बदलता रहता है, तो डेल्टा आ गया तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब मेरे को ये बता दो, अल्फा का मान 1 से कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। कारण ये कोई जरूरी थोड़ी इसको लाभ हो, मान लो 100 का खरीदा और 2-4 दिन रख के और 90 में बेच दिया, फिर क्या करें? कम होगा। आई का मान किससे ज्यादा होता है? IC से। पहले पढ़ाया था मैंने, आई का मान किससे ज्यादा? IC से। इसका मान किससे ज्यादा? IB से। तो IC किससे कम है? IB से कम है, तो अपन जानते हैं IC इज लेस देन IE है। अतः है अल्फा का मान हमेशा ही किससे कम होगा? 1 से कम होता है। अब आ गया समझ में? ले लो रे भाई स्क्रीनशॉट, आउटलाइन वाले ऑनलाइन वाले जो भी हैं।
चलो ये अब तुम्हारे सिलेबस में है दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगी, कारण अभी थोड़ी देर पहले कौन से पढ़े आधार वाले, बस वैसे के वैसे ही लिखने होते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का कौन सा विन्यास काम में लेंगे, उत्सर्जक विन्यास। कौन सा विन्यास काम में लेंगे, चलो डायग्राम बनाए। पीएनपी बना रहा हूं भाई, ये नीचे वाला कहीं कोई सा बना हो हमारे साथ। ये हो गया, ये पी हो गया, ये क्या हो गया सी, ये पी एन पी। दाराएं बोलो आई पी, ये आई सी, ये आई पी। ये गोला एमीटर का, ये गोला भी एमीटर का, ये किसका वोल्टमीटर का, और ये भी किसका वोल्ट। चलो यहाँ तक तो पहुंच गए, ये कॉमन हो गया। अब अपने पास चलो यहाँ क्या जोड़ू, माइक्रोमीटर। क्यों, क्योंकि आईबी किस में बहती है, माइक्रोमीटर माइक्रो एम्पियर में बहती है, तो आईबी का मापन किस में किया जाएगा, ये लो इसमें क्या जोड़ू है, मिली कहाँ मिली, ये है मिली। चलो अब आ जाओ, ये कौन संधि है, टीबी संधि। अगर मैं इसमें दे दी, अगर मैं कैसे दोगे, एन को नेगेटिव से और पी को, एन को नेगेटिव से देना है तो विभव परिवर्तक को लेना ही पड़ेगा। ये माइनस, ये प्लस, ये पूंजी, ये K1, ये R1 हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। वो संधि कौन से बायस में जाएगी, उत्क्रम बायस में, फर्स्ट बायस में। फर्स्ट बायस में कैसे दोगे, उसको देखो पहले, P को नेगेटिव से, ये P को नेगेटिव से, ये नेगेटिव से, ये पूंजी आ गया, पल्ले पड़ गया है। तो ये K2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। अब सेल के प्लस माइनस को जोड़ा दो इनके एमीटर के, इनके ये माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वहां बोलो माइनस, ये क्या हो जाएगा वोल्टमीटर के बोलो, माइनस से और प्लस से, ये माइनस से माइनस, प्लस से प्लस। ये वोल्टमीटर किसके बीच का विभव नापेगा, है बी और ई, ये बी बी ई कॉमन वाला बाद में लिखते हैं ना, ये किसके बीच का, ए बी सी। आगे चलो, इधर का परिपथ पूरा ही क्या हो जाएगा, ए बी सी, और उधर का क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, वी बी बी, उसको क्या लिखोगे, वी सी सी। अब तो आने लगे। चलो पहले तो दो लाइन क्या लिखोगे, ये अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास काम में लिया जाता है। निवेशी विभव VBE और निर्गत विभव VCE का मापन किससे किया जाता है, वोल्टमीटर से किया जाता है। आगे क्या लिखोगे, निवेशी धारा IB का मापन और निर्गत धारा IC का मापन मिली एमीटर से किया जाता है। तो पिछले टॉपिक जैसा ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो लिख ही दोगे। अब निवेशी अभिलाक्षणिक आ जाओ सीधे, तो चलो
लगभग वैसा ही बनेगा, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। चलो जी भाई, ये ग्राफ ये यूं आते हैं इसमें। नियत कौन रहेगा? VCE 0 वोल्ट, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। अब इसमें जो है ना प्लस में आया है, देखो कैसे माइनस प्लस, वहां भी माइनस प्लस आ गया समझ में अपने पास। पहले तो क्या लिखोगे इसमें, ये अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए निर्गत विभव, कौन सा है निर्गत विभव? VCE के मान नियत रखकर निवेशी विभव VBE तथा निवेशी धारा IB के मध्य ग्राफ खींचे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? खींचे गए ग्राफ से स्पष्ट है कि, बोलो, विभव के प्रारंभिक मानों पर धारा का मान शून्य होता है तथा उसके पश्चात तेजी से बढ़कर अधिकतम हो जाता है। ये 0 2 4 तो समझ में आ गया, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है अपन ने। ये इधर माइनस प्लस है तो उधर भी क्या है? माइनस प्लस है, तो यूं लिख दिया। फिर लिखो निवेशी प्रतिरोध की परिभाषा, क्या लिखोगे? निवेशी विभव में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन का अनुपात निवेशी प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या लिखोगे बताओ? डेल्टा VBE अपॉन क्या आएगा? डेल्टा IB। नियत किसको रखा जाएगा? VCE को नियत। ये इसका काम खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे भाई। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। ये कौन सा चैप्टर है? चलो जी, क्या लिखोगे परिभाषा? ये अभिलाक्षणिक वक्र निवेशी धारा IB के मान नियत रखकर निर्गत विभव VCE और निर्गत धारा IC के मध्य खींचे जाते हैं। ग्राफ से स्पष्ट है। 3 लाइनें लिखी, क्या लिखोगे बताओ? IB का मान शून्य से अधिक होने पर ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। IB का मान शून्य से कम करने पर ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र में कार्य करता है तथा VCE को ऋणात्मक करने पर ट्रांजिस्टर संक्रम क्षेत्र में कार्य करता है। बाकी चीजें तुमको समझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना सा लिखना है। फिर निर्गत प्रतिरोध की परिभाषा आ जाओ, क्या लिखोगे? निर्गत विभव में परिवर्तन और निर्गत धारा में परिवर्तन का अनुपात, तो क्या आएगा बताओ? VCE अपॉन क्या आएगा? डेल्टा IC। नियत किसको रखोगे? IB। हो गया क्लियर मामला? एक टॉपिक और है, वो धारा लाभ को करा देता हूँ साथ ही साथ। बोलोगे धारा लाभ की परिभाषा? इसमें बीटा से लिखते हैं, इसमें किससे लिखते हैं अपन? उसमें अल्फा से, तो निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा, क्या लिखोगे? बीटा IC स्थिति बोलो, फटाक से बोलो, IC अपॉन और बीटा AC बोलो, क्या आएगा? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा
मान 1 से ज्यादा कम, बहुत ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मिली में होती है, ये किस में होती है, माइक्रो में। तो 10 का -3 बटे 10 का -6, -3 आएगा, ऊपर जाएगा 10 का 3 हो जाएगा। अतः बीटा का मान काफी अधिक, मतलब 1 से काफी अधिक प्राप्त होता है, इसीलिए इनकी पहचान भी है। चलो हो गया भाई टाइम, लेस देन 1 मिनट है। बाकी 2-1 दिन में पार्ट खत्म करा देंगे, 9 नवंबर से पहले पार्ट खत्म हो जाएगा। पहले पार्ट से चालू करूंगा सारे।